सबसे बड़ी साइकोलॉजी जो ये है कि यहाँ पैसे बनाना आसान है, और ये माहौल जब तक बना नहीं रहेगा लोग जुड़ेंगे नहीं। लगातार एक तरफा जो नीचे से ऊपर तक मार्केट 2020 से एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर आई है, इससे साबित हो गया कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान है, एसआईपी काम करती है। डॉक्टर्स ने जाकर के अपने चेंबर्स में बैठना बंद कर दिया है। एंड जो सीवियर सीवियर एक्सपोजर टू जो ऑप्शंस है, ये जिस किसी दिन मार्केट में एक तरफा बड़ा फॉल आएगा ना, अभी तक तो ऊपर से 10% गया है, शायद यहां से मार्केट वापस नए हाई की तरफ चला जाएगा, शायद लगता है। पर जिस दिन वो आया ना एक बार बड़ा वाला हाराकिरी, जो 8-10 साल में एक बार आता है, तो ये जो आपको करोड़ों की संख्या में ऑप्शंस ट्रेडर नजर आ रहे हैं, ये सब अपने मोबाइल फोन और सिम कार्ड तोड़ देंगे। कोरिया में भी वही हुआ था। सेकंड सेकंड एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत काम की और बहुत सिंपल बात है ये। बड़ा पैसा या छोटा पैसा बनाने के काम में वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं जो चीपेस्ट खरीदते हैं और कॉस्टलीएस्ट बेचते हैं। नो डाउट यू हैव टू बाई चीप एंड सेल हायर, बट ये एकदम सस्ता खरीदूंगा, एकदम लास्ट में खरीदूंगा, वो डेढ़ होशियारी या फिर फियर, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सौदा कर रहा है। द एम टू अंडरस्टैंड इज कि मेरा शत्रु नहीं है मार्केट, मार्केट तो मेरी कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। इट इज माई वर्क बेंच, इट इज माई लेथ मशीन ऑन विच आई क्राफ्ट गुड आउटपुट। बट मार्केट मेरा दुश्मन नहीं है। तो कौन है मेरा दुश्मन? मेरा एक बॉट। व्हाट देन दे डू, दे ट्राई टू एंटर ए ट्रेड इवैल्यूएटिंग कि मेरे इस एंट्री के बाद मेरे अगेंस्ट बहुत ज्यादा नहीं जाएगा ये सौदा। 50 रुपए की चीज 100 रुपया, जो लोग बॉटम पिकर है और टॉप पिकर है वो एकदम बॉटम तो पिक कर लेते हैं, मार्केट 3 गुना हो गई। 50 रुपए से स्टॉक 75 पे आ गया, वो 75 में एंट्री करके 100 में नहीं बेच पाता है, वो वेट करते रहता है वापस 50 आएगा तब लूंगा। तो वो ज्ञानी बहुत होते हैं, धनी नहीं बन पाते हैं। तो जिस दिन आप पहले तो मेहनत करके अपना माइंडसेट ये चेंज करो कि माई एंट्रीज एंड एग्जिट्स डोंट हैव टू बी एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस, माई एंट्रीज एंड एग्जिट्स हैव टू रफली हैपन इन द जोन, कि मेरे सौदा करने के बाद जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आए। देन व्हाट विल हैपन इज डिजायर, जैसे वो ना एक रनिंग ट्रेन आ रही है ऊपर से, बिल्कुल पहाड़ पे से नीचे धमड़ 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 ट्रेन आ रही है, और आप बोलते हो कि बस अब ये ट्रेन रुकने ही वाली है, अब तो उसका हैंड ब्रेक खिंच गया, चू चू पटरी पे आवाज बहुत हो रही है, मोमेंटम में डाइवर्जेंस आ गया, बॉटम फॉर्म हो रहा है, और आप वहां ना पटरी पे से कुछ उठाने के लिए हाथ डालते हो और ट्रेन की ब्रेक फेल हो जाती है, ट्रेन आपको काट के निकल जाती है। 10 में से 9 ट्रेडर्स के साथ ये घटना घटती है कि चीपेस्ट बाइंग एंड हाईएस्ट सेलिंग के चक्कर में। जैसे लास्ट वीक 3 दिन पहले लगा था निफ्टी बॉटम हो गई, और वो एकदम से लाइक इट सैंक लाइक ए प्लास्टिसिन, लगा एकदम कड़क प्लास्टिक की बॉल, अब तो उछल जाएगी ऊपर, और 1 मिनट में वो बॉल पिघल गई और प्लास्टिक चू चू के टपकने लग गया और पूरी निफ्टी रिसने लग गई नीचे। सो सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डोंट ट्राई टू कैच टॉप्स एंड बॉटम्स, दीज आर वेरी जनरल टर्म्स, a more specific term may be helpful to the mind. One should endeavor to buy or sell in that zone of the market जहां आपको लगे कि अब इससे ज्यादा फ्लक्चुएशंस मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, या अब जितनी फ्लक्चुएशंस होगी मैं हैंडल कर सकता हूं। उस एटीट्यूड से एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा, जो तीसरा और मेरा आखिरी पॉइंट अभी के लिए, कि अगर आप टॉलरेबल फ्लक्चुएशंस को आइडेंटिफाई करने का अभ्यास करने लग जाओगे, और जब आप अपना फील्ड डेवलप कर लोगे या अपने इंडिकेटर्स डेवलप कर लोगे कि अब टॉलरेबल एडवर्स फ्लक्चुएशन के जोन में आ चुका है बाजार, अब मैं यहां से थोड़ी बाइंग शुरू करूंगा, तो क्या होगा कि सिंस योर माइंड हैज स्टार्टेड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ टॉलरेबल फ्लक्चुएशन, योर माइंड विल ऑल्सो स्टार्ट वेरी क्विकली एक्सेप्टिंग कि नहीं यार, मैंने तो टॉलरेबल फ्लक्चुएशन सोचा था, अब ये इनटॉलरेबल हो रहा है। पीपल आर वेरी इजीली एबल टू गेट इन एंड गेट आउट ऑफ रिलेशनशिप्स। में करंट जनरेशन को देखता हूँ, 5, 10, 12 बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स बनने के बाद सीरियसली शादी की बातें होती है, तो मैं बोला यार अचरज होता है मुझे, बात करता हूँ करंट जनरेशन के बच्चों से, मतलब इतने इमोशनली सेंटर्ड है। वो तो कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप में भी होते हैं, वी आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फॉर 6 मंथ्स। तो अब अगर इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स में भी इतनी इमोशनल मेच्योरिटी आ गई है, तो आई थिंक फॉर योर इन्वेस्टिंग एंड फॉर योर ट्रेडिंग, if you change your lens and instead of trying to see और तो नहीं घटेगा ना बाजार, इंस्टेड ऑफ दैट इस भाव से 2-3 टका घट सकता है, तो 2-3 टका आपका स्टॉप लॉस हो गया।
और नहीं घटेगा इज रॉन्ग वर्ड, इट्स एन एब्सोल्यूट थिंकिंग. तो ट्राई टू, गुड traders and good investors are the ones who make themselves comfortable outside the comfort zone. Those who are interested only in investing or trading, कि जब उनके कंफर्ट जोन में उनको कोई थाली में परोस करके छप्पन भोग देगा तब वो उस सौदे को उठाएंगे. अरे जब तक वो छप्पन भोग बनेगा, जब तक उसकी सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी, उसकी खबर आ जाएगी बाहर, तो छप्पन भोग तो निकल चुका है, फिर तो बस उसकी फोटो बची है. जो चीज न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आ गई उसके बाद तो, अगर 100% मूव होने के बाद फ्रंट पेज पे आई है और 10% बचा है. आई एम नॉट सेइंग न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, मीडिया इज नॉट इंपॉर्टेंट, नो. But what I'm saying is, those who consistently make money, finally big money, one last point. ये जो बिग मनी का जो चक्कर है ना, मेरा खाली ये नतीजा नहीं, जब मेरे करियर के शुरुआत में मार्केट के सीनियर मोस्ट ऑपरेटर जब थे, मैं सबके पास भाग जाता था, 23-24 साल की उम्र से सब जगह धक्के खाए. तो मैं अचंभा रह गया. द बिगेस्ट ऑपरेटर्स among the top 3-4 who were in 1992-93, मंदड़िया था बहुत बड़ा, he was the biggest bear in our history ever. और उनके पास में मैं बैठा था और 2 घंटे तक उनको चाटते 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 लास्ट में जब उनके मुंह से लाइन निकली, अरे भैया सुशील, लास्ट में तो नसीबड़ा चलता है. बोला, अरे जी भैया आप इतनी बड़ी बात. तो वो अपने पार्टनर को देख करके मुस्कुराने लग गया, कल का आया हुआ बच्चा, मतलब द डेमी गॉड स्टेटस. तो जब बड़े से बड़े अचीवर ने भी जब पहले समझ लिया है, the best of the bank traders, bank side traders who make 7-figure bonuses, the best of the bank side treasurers. For a trading business, there is nothing called a budget for profit and loss. For a trading business, there is a budget only with an estimated loss. इससे ज्यादा लॉस हमें नहीं लेना है. You can't budget की ट्रेडिंग से इतनी इनकम लानी पड़ेगी. And every investment bank in this world that has failed, you will find one thing common. कि revenues from other investment banking had dried out so much कि किसी तरह अपनी मार्केट कैप को मेंटेन करने के लिए, मार्केट क्लाउड को मेंटेन करने के लिए, बोनसेस को मेंटेन करने के लिए, फर्म का वर्चस्व मेंटेन करने के लिए सीईओ ने और ट्रेजरर ने ट्रेडिंग डेस्क पे प्रेशर डाल दिया कि यू हैव अ बजट टू मेक $100 million एवरी मंथ. तो प्रेशर लेके जो ट्रेड करेगा, इन्वेस्ट करेगा कि मुझे बड़ा पैसा कमाना है. जैसे 99 रन पे बैट्समैन आउट हो जाते हैं, क्यों? सेंचुरी बनाने का प्रेशर. तो प्रेशर लेके काम जो करेगा, पैसा बनेगा ही नहीं उसका जिंदगी में. सो बिग मनी, डोंट एवर बजट फॉर इट. आपने सदकर्म किए हैं, आपके परिवार में किसी ने सदकर्म किए हैं, आपके माँ बाप ने किए हैं, तो आपको कौन से जन्म के सदकर्म में बिना कुछ किए भी बड़ी वेल्थ मिल सकती है. और आप कितने ही पापड़ बेल लो, आटे दाल का हिसाब चुकाते चुकाते लाइफ गुजर जाती है. बड़े से बड़े होशियार आदमी को मैंने जिंदगी पूरी लोकल ट्रेड में गुजारते देखी है. तो यू कैन ओनली बजट फॉर योर नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट मंथ ऑफ इन्वेस्टिंग, नेक्स्ट 5 years ऑफ इन्वेस्टिंग. ये बड़ा पैसा बनाने के चक्कर में उल्टे सीधे कांड कर बैठोगे, बहुत खतरनाक आड़े तिरछे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. बट इफ यू जस्ट कि इट्स भैया फिक्स डिपॉजिट में इतना मिलता है, म्यूचुअल फंड में 12-15-16% मिलता है, 25% मेरे पोर्टफोलियो का, मान लो अगर आप कोई रिटेल इन्वेस्टर है, मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करूंगा, मेरा टारगेट 25-30% बन जाए, उस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स में खोजता हूँ. पर अब किसी ने सोचा था क्या 7,500 की निफ्टी होने के बाद की 12,000 हो जाएगी? और 12,000 पे तो हम लोग मंदी पे आ गए थे, 13,000 से मंदी काटते काटते वापस तेजी में घुसे. किसी के बाप ने 7,500 पे नहीं सोचा था 20,000 की निफ्टी हो जाएगी. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्लान नहीं किया था बड़ा पैसा बनाने का, इतने गंदे समय में, कोरोना में, जान पे बनी आई है. एंड बिगेस्ट ऑफ द वेल्थ इन मेनी पीपल्स लाइफ टाइम्स हैज बीन मेड. इवन Rakesh Jhunjhunwala's net worth, stated public net worth of his portfolio before COVID started was about 17-18,000 crores, and today it is 52,000 crores. And he openly says, मेरे जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था, और ये लास्ट का 1 साल मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग ईयर है. सो यू कैनॉट प्लान फॉर बिग वेल्थ, यू जस्ट हैव टू बी विलिंग टू रिसीव बिग वेल्थ. आपके घर में कोई अतिथि आता है, उस अतिथि को आप जितना आदर सत्कार देते हो, आपके घर के संस्कार अच्छे हैं तो ज्यादा टाइम रुक जाता है. तो लक्ष्मी जी अतिथि है, आप अपने घर को साफ सुथरा रखो, अपना व्यवहार ठीक रखो, उल्टे सीधे हरकतों में मत पड़ो, तो छोटा छोटा पैसा भी बड़ा बन जाएगा. तो बड़ा पैसा बनाने के चक्कर में या तो क्रिमिनल बन जाओगे, या आपके पीछे कोई पड़ जाएंगे, या गांव के पैसे मार बैठोगे, या घर परिवार टूट जाएगा. सो डोंट बजट फॉर बिग मनी, and there's nothing called small money. Money is money. Try to make a reasonable amount of money by trying to learn from the operators that they actually make their mind and their soul and their body become comfortable in doing things when everybody else is uncomfortable. And उसके लिए सबके अपने अपने मेजरमेंट के तरीके हैं, गट फील पे खाली मत चलना. So that's the short end of the very long story from me.
नमस्कार सुशील सर के लिए बहुत बहुत नमस्कार सर। मैं आपसे एटीएमए की मीट में मिला था जयपुर में फर्स्ट टाइम। और मुंबई में भी मिला हुआ हूँ मैं आपसे, वैसे बीकानेर में रहता हूँ मैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मार्केट साइकोलॉजी पर कोई भी दो अच्छी बुक्स है ना सजेस्ट करें। मैंने ये सेशन है ना अभी ज्वाइन किया है, तो हो सकता है आपने बताई हो पहले, तो मैं उसको सुन नहीं पाया। सॉरी फॉर दैट। मार्केट साइकोलॉजी पे कई वेल नोन ऑथर हैं, बट इवेंचुअली इट्स योर ओन पर्सनल फील्ड, बिकॉज योर ओन साइकोलॉजी इज नोन ओनली टू यू। बट काफी साल हो गए मुझे उनको पढ़े, तो मैं थोड़ा एक एक एलेक्स एल्डर हैं, उनकी बुक्स कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम। एंड फिर मार्केट साइकोलॉजी पे एक्चुअली देयर आर अ फ्यू ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स। यू मस्ट रीड द बायोग्राफी ऑफ जेसी लिवरमोर, द वन ट्रेडर हु, अगर वो और 15 दिन जी गया होता तो जेपी मॉर्गन खाली बैंकरप्ट नहीं होता, इंटायर वॉल स्ट्रीट वुड हैव गॉन बैंकरप्ट। इतना बुरी तरह से उसने पूरी वॉल स्ट्रीट को रगड़ दिया था। एंड जेपी मॉर्गन आज एक हस्ती है आज तक, और वॉल स्ट्रीट बैंकरप्ट नहीं हुई। जेसी लिवरमोर ने पूरे वॉल स्ट्रीट के कपड़े खुलवा दिए और खुद को लास्ट में गोली से उड़ा दिया। सो सो दैट बुक इज द जेसी लिवरमोर का जो ऑटोबायोग्राफी है, आई थिंक व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक, द Uh, the Reminiscences of a Stock Operator, रेमिनिसेंस Edwin ऑफ अ Lefty. स्टॉक ऑपरेटर। यू मस्ट रीड दैट बुक। इफ देर इज अ बाइबल ऑफ मार्केट साइकोलॉजी, इट इज दैट बुक। हर पैराग्राफ में एक दो ऐसी लाइन है, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, उस किताब को हाथ में उठाने के बाद कोई नीचे रख नहीं पाया, वो तो जरूर पढ़ लेना। एंड देन any books that are good on crowd psychology, like you might find it very funny. I am still searching for the copy of that book, कोई उठा के ले गया। There was a book called Ape Watching, which I had got in my college days. It was an expensive book for a college kid that time. It was a book with some 400 or 500 pictures of apes. And each picture of a real ape was so revealing of a specific emotion. And that book was all about the social behavior of apes. So जहां से भी जैसे भी आपको अपनी साइकोलॉजी को शार्पन करना है, मार्केट के अंदर तो जो साइकोलॉजी है वो तो है ही, पर आप के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस साइकोलॉजी का हिस्सा न बन के, वो भीड़ में अकेला आदमी, ये एक निबंध भी किसी ने लिखा था पहले कभी, पर आपको एक भीड़ में अकेले आदमी की तरह चलना है। आपको भीड़ का हिस्सा बने रहना है, पर आप अकेले हो, वो आपको अपने आप को ट्रेन करना है। सो फ्रॉम वॉट एवर यू रीड, वॉट एवर यू एक्सपीरियंस, द होल थिंग इज you have to manage your psychology in the context of the market psychology. So anything that helps you improve your own psychological grip, डेविड बर्न्स की कॉग्निटिव एरर्स किताब, जो कॉग्निटिव एरर्स नहीं है, फीलिंग गुड हैंडबुक, इट्स 670 or 800 rupees book. I think it's the ultimate manual on layman terms, understanding the modern psychology, in modern psychological terms, the pitfalls of one's own conduct. That book will be an outstanding book for you to make you observe yourself within how the crowd is behaving. So there are endless number of books. Nothing is enough and everything is important. Thank you so much for that, sir. So Neeraj sir has kindly joined us on the panel. So can we have a few words from you? सुशील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ नीरज जी, आ रही है। जी सुशील जी और बाकी सभी लोगों को नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा था सुशील जी आपकी बातें सुन के। एक चीज मैं आपसे बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉमन सेंस। अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं तो नॉट ओनली इन मार्केट, इन इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग बहुत इंट्रिग करते हैं, अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं और इतनी माइन्यूट डिटेलिंग में चले जाते हैं कि हम बिग पिक्चर को मिस करते हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मुंबई की सबसे ऊंची इमारत की सबसे टावर टॉप फ्लोर पे चले जाइए और वहां से खड़े होकर देखिए तो पूरा मुंबई आपको दिखेगा। तो जिस आदमी के लिए प्रेजेंट टेंस है वो किसी के लिए फ्यूचर टेंस होगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश, ओनली इज अ प्रेजेंट टेंस। तो अगर आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, बिग पिक्चर देखेंगे, तो आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोग चैनल में है, रोज दिन भर ये चीज समझाते हैं कि चीजों को समझने की कोशिश करिए।
दो तरह के लोग होते हैं, एक बैलेंस शीट पे घुसे रहते हैं, वैल्यूएशंस देखते हैं, सब कुछ समझते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जो बिजनेस को समझता है। आई एम द अदर साइड। बिजनेस को समझिए, बैलेंस शीट फॉलो करती है उसको। अगर आप बिजनेस नहीं समझ रहे हैं, केवल बैलेंस शीट समझ रहे हैं, तो 50% चांसेस है कि आप धोखा खाएंगे। अगर आप बिजनेस समझ रहे हैं तो बैलेंस शीट उसको फॉलो करती है। तो जो सुशील जी कह रहे हो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप मार्केट की साइकोलॉजी समझिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हर बच्चे को सिखाई गई होगी 10वीं क्लास से टिल डेट। कोई फॉलो करता है क्या? नहीं करते हैं, बट रियली इट्स अ पावर। तो आप ना कॉमन सेंस अप्लाई करिए। मार्केट में एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैं कहता हूँ अमीर बनना बहुत आसान है। सुशील जी मैं डिसएग्री, बट आई से इट्स सो इजी टू बिकम रिच। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं, आप कैसे अमीर बनोगे? आप किसी अमीर के पार्टनर बन सकते हैं। कोई बहुत ग्रोइंग कंपनी के 2 शेयर लेकर आप अमीर बन सकते हैं। सिर्फ आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं करना है। 1 शेयर भी मिलता है आज के जमाने में। तो यू बिकम द पार्टनर फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस। तो इसके लिए बहुत जरूरी नहीं कि आप खुद ही कुआं खोदें और पानी पिए। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी। सुशील जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि फैंसी में मत आइए, जमीन पे रहिए, चीजों को करीब से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अभी हमने एक ट्वीट किया था वीकेंड में, लोग बहुत उसको जाने कि जो तेजी होती है ना उसकी आंखें नहीं होती, तेजी अंधी होती है। और जो मंदी होती है उसके पैर नहीं होते, और दबे पांव आती है। ये दोनों चीजें अगर आपने सीख ली, समझ ली, और अपने आप को थोड़ा सा काम एंड कंपोज कर लिया, तो मार्केट में पैसा बनाना बहुत इजी है। अदरवाइज बहुत टफ। तो पेशेंस रखिए, चीजों को समझिए, और बहुत ध्यान से अगर आप करेंगे तो मार्केट बहुत इजी बन जाएगा। ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो ठीक है, दिन के दौरान आप एक फैंसी करते हैं वो आप कर सकते हैं, बट आपको बहुत पेशेंस बनना पड़ेगा एंड पैसा बनाना बहुत इजी। जो लोग अभी यंग एज के हैं इस ग्रुप में, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बड़ा होऊंगा उनसे डेफिनेटली। जो लोग 25 से 30 साल की उम्र में हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। आप सिर्फ अच्छे शेयर्स खरीदिए और एंजॉय करिए, यू विल बिकम रिच। थैंक यू सर। हेलो सुशील सर। बोलिए दिव्यम। सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। जैसे एज अ फर्स्ट बिगिनर जो स्टॉक मार्केट में उतर रहा है उसके लिए क्या एडवाइस है? यार एडवाइस बहुत सारी है, पर एक बेसिक एडवाइस इस वक्त दिमाग में आ रही है, तो बहुत बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज है। जी सर। पैसा लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारी पैसे से रिलेशनशिप है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में है। और सारी रिलेशनशिप्स का एक नेचर है। जैसे आपने कभी स्विमिंग पूल में अपने दोस्तों के साथ कोई बड़ी बॉल के साथ कभी खेला वेला होगा, और छोड़ के वो चले गए, पानी पे बॉल पड़ी है, तो आप उस बॉल को पकड़ने के लिए जैसे उछलोगे, छपकोगे, आपके उछाल से, आपकी छपाक से वो बॉल पानी की सतह पे से और सरक जाएगी। और छटपटाने लगोगे अगर उस बॉल को पकड़ने के लिए, तो बॉल और सरकती जाएगी। पर जी अगर आप शांति से एक जगह टिक जाओ पूल में, और आप पानी के बहाव को समझो कि बॉल कैसे करंट के साथ घूम रही है, और आप आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता चल के जाके एक जगह पे खड़े हो जाओ, बॉल आपके पास अपने आप आ जाएगी। सो लाइक ऑल क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स ऑफ लाइफ, if you strive too much for them, if you really chase them, all you get is frustration. The same is more than true for money. जो पैसे को चेस करेगा उसकी जिंदगी गुजर जाएगी चेस करने में। और जो पैसे को एक प्रोसेस में कन्वर्ट कर लेगा, कुछ अपने आप नियम बना लोगे, you know, the rules that you can make, you can't make a budget for how much money I want to make. You can only make a budget कि मोर देन इतना पैसा मुझे एक वीक में नहीं खोना है, इससे ज्यादा पैसा मुझे एक महीने में नहीं खोना है। एंड यू ट्रीट इट एज जस्ट वन एडवेंचर एंड हैव दैट पेशेंस कि इससे ज्यादा मेरे को रफ्तार नहीं बढ़ानी है। इफ योर जर्नी टू वेल्थ is going to be covered by a vehicle called your mind, body, and soul. So even if the journey is long and you must reach, but you can't go overboard, bends आएंगे, curves आएंगे, तो क्या आप सेम स्पीड पे गाड़ी को चलाते रहोगे? तो आपको अपने your capital is no doubt the defining entity by which how much wealth you will make, but your risk capital is a much more defining thing. देखो खाली कैपिटल से होता, कोई 100 करोड़ से काम स्टार्ट करके लास्ट में रोडपति बन सकता है, और कोई 10,000 रुपये लेकर के भी, जिन लोगों ने भी मार्केट की बुलंदी को छुआ है, उन्होंने ना MBA किया ना CA किया, वो सारे रोड मास्टर थे। इतिहास गवाह है
जो भी है कुछ लोग जिन्होंने सीए भी किया है, पर मतलब बोलने की बात है कि मतलब उन्होंने कभी सीए बीए वाली प्रैक्टिस नहीं की, वो डे वन से बस मार्केट में लग गए। तो 0 रुपए की कैपिटल वाले ही लोगों ने मार्केट की बुलंदी को छुआ है। बुलंदी यानी टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे 1 2 3 लोग ही होते हैं। तो और जितने भी लोग आज आपको आज के बाजार में बुलंदी पे दिखेंगे, उन्होंने दुनिया के किसी न किसी धंधे में पहले हाथ ऊपर किया हुआ है, A to Z। तो असफलताएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, फ्रस्ट्रेशंस आएंगे, और आपको उससे सीखना है और आपको इवॉल्व करना है। और जिन लोगों ने भी इस बुलंदी को हासिल किया, या जो लोग सेकंड टीयर पे, थर्ड टीयर पे, फोर्थ टीयर पे भी मोटा मोटी कुछ कर लिया, मतलब बिल्कुल जिंदगी खर्च करके नहीं वापस जा रहे हैं, तो उन सब में मेरे को एक कॉमन फैक्टर दिखता है। हो सकता है मैं ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ उस फैक्टर से, इसलिए मुझे ज्यादा दिखता है। आप अपनी हद बना के चलो, आप अपनी एक लिमिट रखोगे, तो कोई महीने नहीं कमाया, ठीक है, लग गए इतने पैसे, बस इससे ज्यादा और नहीं करना। जब दांव हाथ में आए, वी कैन स्पीक अबाउट दिस इन लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथ्स ऑल्सो। रिस्क टेकिंग बाय द मार्टिंगेलिंग मेथड इज रॉन्ग। यू हैव टू ऑलवेज प्ले द एंटी मार्टिंगेल। ये जितना ट्विटर पे ड्रामा चालू है ना क्वांट फाइनेंस का, मैं थोड़ा सा उनको धमका रहा हूँ। सो बेसिकली क्या है फंडा, ईच ट्रेड इज अ सेपरेट एक्टिविटी। आप अगर ये सोचते हो ना मैंने 100 रुपए में ये लिया था, अब 90 हो गया, मैं इसको एवरेज कर लेता हूँ, दिमाग का इल्यूजन है वो। सेम आइटम को आपने क्वांटिटी बढ़ा ली, आपको लग रहा है मैंने तो एक ही सौदा किया हुआ है। सौदा एक नहीं किया आपने, 2 सौदे कर लिए। फर्स्ट ट्रेड शुड हैव सेकंड ट्रेड शुड हैव बीन इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट वन। एंड दोज हु कैन नॉट मेक देयर ट्रेड्स इंडिपेंडेंट, घर में कोई चीज टूट गई, अब वो आदमी उस चीज को उस एक्टिविटी को इंडिपेंडेंट नहीं रख सकता है, और वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब वो अपने बच्चों को डांटने लगेगा, अपनी बीवी से टेढ़ा टेढ़ा बोलने लगेगा, घर टूट जाएगा बेचारे का। सेम थिंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में होती है। ईच एक्शन इज अ सेपरेट थिंग, डोंट मिक्स अप थिंग्स। दयावान बनो, हल्के, बी लाइट हील्ड। सो यू हैव टू फिक्स कि माई ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में महीने की इतने से ज्यादा नहीं करूंगा, और अभी ये मेरी लेबोरेटरी टेस्टिंग है। दैट्स अ सिंपल थिंग फॉर अ न्यू कमर टू द मार्केट। एंड इफ आई वे टू टेल यू एटलीस्ट वन मोर थिंग ऑल्सो, स्टे, कीप द एटीट्यूड ऑफ अ न्यू कमर ऑल योर लाइफ इन द मार्केट्स। यहाँ जो सोच लेता है ना जिस दिन बाजार में मैं शाना हो गया, बाजार उसका पत्ता पैक कर देता है। द रियल गुड न्यू कमर इज जो अपनी हद में रहेगा, और जो जीवन भर न्यू कमर की तरह काम करता रहेगा, बाजार उसको कभी नहीं समेटेगा। जो लोग अपनी हद भूलते हो पहले महीने में गांव चले जाते हैं, और कोई 10 साल में बहुत कमाने के बाद अपनी हद भूलता हो गांव चला जाता है। होल गेम इज ऑफ स्टे विद इन लिमिट्स। जी सर। सर थैंक यू सर। और सर मैंने एक तो और चीज सर पूछनी है। जैसे सर वो रिस्क टेकिंग मेंटेलिटी और वो जो लॉस सहने की मेंटेलिटी होती है, उसको जल्द से जल्द कैसे अडेप्ट की जा सकती है सर? इस जन्म में कभी मत अडेप्ट करना उसको। क्यों सर? जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा मजाक में बोलूंगा, जी। सहन सहन करोगे तुम, है क्यों? जिंदगी झेलने के लिए बनी है। जो झेलना चालू कर देगा, रिस्क उसको पेलती जाएगी। रिस्क टेकिंग इज लाइक टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो। आपने आपने अगर आपके कोई अपने निजी रिश्ते भी जो हैं, उसमें अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा आपको झेलाता है, मतलब वो लिमिट के बाहर है वो इंसान, और वो आपका कुछ भी लगता हो, तो रिश्ते की लिहाज से आप क्या करोगे? उठ के चले जाओगे। उठ के चले जाने से अगर मान लो बाबूजी हो भड़क जाएंगे, अब ये बोलोगे ना, बाबूजी जरा टॉयलेट जाके आता हूँ, और फिर टॉयलेट में जाके 2 मिनट टाइम पास करोगे और छत पे चले जाओगे। तो जिंदगी झेलने के लिए नहीं बनी है। रिश्ते बनाने हैं और निभाने हैं, रिश्ते झेलने के लिए तो नहीं है ना। तो जब हम रिश्ते नहीं झेलते हैं, तो आपकी मनी मेकिंग की जो प्रोसेस है, उसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो झेलने के लिए नहीं है। लाइफ का कॉमन सेंस सब जगह सेम है। तो आपको झेलना नहीं है कभी भी रिस्क को। जो चीज आपको सूट करती है उसको बार 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 एज एन इंडिविजुअल ट्रायल करना है, बार बार कॉइन टॉस करना है। बट अगर आप उसको झेलने लगोगे, भाई क्यों झेलोगे? अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, तो आपको पहले सोचना चाहिए ना कि ये स्टॉक में मैं 10% तक का डाउन साइड देखूंगा। मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10,000 रुपया मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ये जस्टिफाइड है। क्योंकि क्यों? मेरे को लगता है 30% बढ़ जाएगा अगले 6 महीने में, तो 30% कमाने के लिए मैं 10% की रिस्क ले सकता हूँ। आप ये रिवॉर्ड रिस्क का कंप्यूटेशन ब्रेन में तभी कर सकते हो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं इस लिमिट से ज्यादा रिस्क लूंगा ही नहीं। अरे आज की जनरेशन तो डिवोर्स पहले बोलती है, राइट? तो जी सर। करंट करंट जनरेशन के बच्चे हो,
तो इतना ज्यादा अटैचमेंट क्यों जिंदगी के साथ, पैसे के साथ, कि मैं झेलूंगा। मैं थोड़ी खींच रहा हूं आपकी कि बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त क्यों करना है? उतना ही बर्दाश्त करना है जितना उचित है, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो। बर्दाश्त के बाहर बात हो रही है, छत पे चले जाओ। छत पे भी आकर के कोई अगर परेशान कर रहा है तो गार्डन में चले जाओ। वहां पे भी कोई आ रहा है तो 2 दिन के लिए आउट स्टेशन चले जाओ। झेलना वेलना नहीं है भाई, एब्सोल्युटली रॉन्ग एटीट्यूड। यू टेक मेजर्ड रिस्क, understood risk, and as per your calculation only that amount of risk that will not bring you to ruin. That's a completely long mathematics. It can be made very simple in common sense terms also. उतनी रिस्क लो जितनी जिंदगी में सौदा मीठा मीठा करो, जिससे जिंदगी नमकीन बनी रहे। मीठा मीठा सौदा करो। झेलने वेलने का आशिकी और मोहब्बत माई कन्विक्शन पेड ऑफ। गॉड डैम इडियट, योर लक पेड ऑफ। कौन अब जिसके नोट बन गए उसको तो कोई बहस नहीं करना चाहिए उससे, क्योंकि बुद्धिमान वही है समाज में जिसके पास पैसे हैं। कम से कम स्टॉक मार्केट में तो राइट है। पर ये जो लोग बोलते हैं ना, माई कन्विक्शन पेड ऑफ, हॉर्स शिट, इट वॉज योर लक दैट पेड ऑफ। क्या होता है कन्विक्शन वन्विक्शन? कन्विक्शन के अंदर में ऐसे ऐसे भूत प्रेत स्टॉक घुसे हुए पोर्टफोलियो में जिनके भावाना बंद हो जाते हैं। इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कॉन्ग्लोमेरेट होती थी रोहतास इंडस्ट्रीज, जिसकी सब्सिडरी का माने जो बैलेंस शीट पे जो नजर ही नहीं आए, इतना छोटा हिस्सा होता था टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। रोहतास गोयल प्रमोटर एंड फाउंडर थे रोहतास इंडस्ट्रीज के जी। और ये जैन फैमिली उनके जमाई हैं। तो एक न्यूज़पेपर उन्होंने अपने जमाई को भी खुला रखा था, और सब्सिडरी थी। रोहतास इंडस्ट्रीज का जो कर्ब में सौदा होता था आज के 50 साल पहले, मैं कलकत्ता के जमाने की बातें कर रहा हूं, मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताया है। नाइट शो सिनेमा उस जमाने में 11:25 को रात को खत्म हो जाता था। रात को 11:25 पे सिनेमा देखते देखते अगर किसी का जी उठ जाए कि भैया मेरे को तो कल से बाजार खराब लगता है, या ये बाजार का आज फाइनल बॉटम हो गया, तो तुला पट्टी में कर्ब का सौदा होता था कलकत्ते में। कलकत्ता अल्टीमेट ट्रेडिंग जॉइंट होता था इंडिया का एक जमाने तक, आज भी है पर अब वो वॉल्यूम नहीं है, बड़ा मार्केट ज्यादा बॉम्बे आ गया। रोहतास इंडस्ट्रीज का रात को 11:30 बजे जाके आप उस जमाने में 5 लाख 10 लाख शेयर का कर्ब में सौदा कर सकते थे। द मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल एसेट इन दिस कंट्री आफ्टर आरबीआई नोट्स वाज द रोहतास इंडस्ट्रीज का शेयर। इकोनॉमिक टाइम्स में आज भी उसका भाव आता है, खोज के देखना भाव लिस्ट में, 40 पैसा ब्रैकेट में भाव आ रहा है 45 साल से। L&T was not at all a conglomerate in comparison to what the size of conglomerate they were. The kind of financial power that group attained, मतलब लोग ये बोलते थे कि रोहतास इंडस्ट्रीज के शेयर तो रखना ही रखना है पोर्टफोलियो में, भैया घर में 2-2 लड़कियों की शादी करनी और कुछ नहीं तो रोहतास इंडस्ट्रीज के शेयर दे देंगे इनको, और नहीं हुआ तो बेच के शादी कर देंगे, और अगर शादी करने लायक पैसे हैं तो रोहतास इंडस्ट्रीज इनको सोशल सिक्योरिटी में दे देंगे, द कंडीशन कि वो भी अपनी लड़की को देगी। वो रोहतास इंडस्ट्रीज का ब्रैकेट में भाव आता है 40 पैसा। तो लाइफ के अंदर में ये सत्यम कंप्यूटर के अंदर में कबाड़ा था इसलिए सत्यम साफ हो गई। अरे बेटा, रामायण के बाद में, रामायण में लवकुश के आगे का वंश है ही नहीं, कृष्ण भगवान के बेटे का नाम ही नहीं मालूम है किसी को। तो इतिहास में आया जो है सब कुछ जाएगा। तो ये कोई कन्विक्शन वन्विक्शन जो है ना, अब जो जीत गया वो सिकंदर, जिसके नोट बन गए विद्वान, ये कन्विक्शन बहुत ज्यादा मिसयूज्ड वर्ड है मार्केट में। तो जो एक्चुअली जिसने कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक बाजार में काम किया, उसको पूछो कन्विक्शन वर्ड पे, वो मुस्कुराएगा। तो झेलना वेलना सहन करना है, मेरा कन्विक्शन पे ऑफ कर गया। कोई कन्विक्शन पे ऑफ नहीं कर गया। वो कन्विक्शन एक बार पे ऑफ कर गया, उस कन्विक्शन वाले नेचर के चक्कर में 9 बार रकम साफ हो जाएगी। दैट इज माई थिंकिंग। आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग बट दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड इट्स वर्किंग फॉर मी। कोई कन्विक्शन वन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन एक ही बार होता है जिंदगी में, शादी हो गई बेटा कन्विक्शन के साथ, यही राइट चॉइस है। उसके बाद जो भी खट्टा मीठा जीवन गुजरे किसी तरह गुजार लो। बाकी कन्विक्शन अपनी लुगाई छोड़ के और कहीं लगाना मत बेटा, तो सिर्फ उसकी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है। तो लुगाई भी अप्रिशिएट करेगी और जिंदगी में कभी साफ नहीं होगी। कन्विक्शन क्या होता है? पैंट उतर जाएगी इसके चक्कर में। जी सर। सद्दाम हुसैन को कितना बड़ा कन्विक्शन था। जो भी बर्बाद होने वाला आदमी होता है ना, उसको बहुत ज्यादा कन्विक्शन होता है। जितने भी लोग आज तक बर्बाद हुए हैं वो सब बहुत ज्यादा कन्विंस थे, पर जितने भी लोग आबाद हुए हैं उसमें कन्विक्शन के कारण आबाद हुआ हूं ये बोलने वाले 1000 में 1 होते हैं। पर जो कोई बर्बाद हो गया ना, जिसने अपने हाथ से अपने आप को गोली मारी है,
उन सारे लोगों के बीच में एक ही चीज कॉमन है, उनको कन्विक्शन था बहुत हाई। चाहे वो हिटलर था, चाहे जेसी लिवरमोर था, स्टॉक मार्केट में उससे बड़ी एंटिटी नहीं हुई जेसी लिवरमोर से। तो जो भी जीवन में बर्बाद हुआ है अपने कन्विक्शन पे हुआ है। ये अंधी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत भी क्या, वो कन्विक्शन ही तो है, एक ना एक दिन तो वो मुझे प्यार करेगी। अरे बेटा ये कन्विक्शन उन्विक्शन, ये झेलना बर्दाश्त करना, इसको रिस्क टेकिंग बोलते ही नहीं है। रिस्क टेकिंग वो है, आपने कपड़े के व्यापारी हो, विंटर का स्टॉक बनाया, जनवरी की सीजन आ गई और लास्ट ईयर से सामान 60% ही बिका है, टर्नओवर कम हुआ है, तो मतलब भाव भाव माल बिकता है, होलसेल मार्केट में दूसरे को बेच दे, 5% नीचे बेच दे, मार्च से तो अपने को गर्मी के कपड़े लगाने पड़ेंगे। लाइट हील्ड सोल्जर्स मूव अहेड, दोज हु डिग देयर हील्स इन सैंड दे विल नेवर गो फार। ये कन्विक्शन इन्विक्शन क्या है ना, ये सब पॉप फिक्शन है, ये पॉप फाइनेंस है। किसी के नोट बन गए बोलता है मेरे कन्विक्शन के कारण बन गए। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बोलते नहीं है मेरे ऊपर तो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ने पैसे बनवा दिए। तो उस टाइप की बात है, कन्विक्शन उन्विक्शन में घर नीलाम होता है भाई, अपनी तो वही थिंकिंग है। Sushil sir, my question is regarding the rating agencies. सर रेटिंग एजेंसीज नॉन स्टॉप इंडिया को डाउनग्रेड किए जा रही है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट्स पे? सच बताऊं कि आपको पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दूं? सर वॉट एवर यू फील राइट। सर आपसे मतलब पॉलिटिकली करेक्ट आप आंसर दोगे सर? दोनों बता दो सर। आपसे तो सच ही देखिए, मतलब। इंफॉर्मेशन इज ए as a construct, information is not, information can, uh, let me put it, information is the most valuable intangible asset and construct in modern societies. So intangible hai, so it can percolate very fast. So therefore there is a speed with which information percolates into those who will use it or abuse it or misuse it. Of all the financial institutions in the market, the slowest animals, the slowest elephants to do their bit of the crap are the rating agencies. And it is not that they are incompetent, they are on the cursed side of the business that they are the last ones to respond. You know, publication can be for masses or it can be for the classes. So there are so many journalists in this room. They are at the privileged, fastest end of the information curve. They have an incentive to grab information fastest, analyze it fastest, disseminate it fastest. The credit rating agencies, first they have to have a quarter of financials close. A company will audit its books. Then it will publish those numbers. फिर उन नंबर्स को कोई वापस से एक्सेल की शीट में घुसेड़ेगा, फिर वो और 10 जगह की कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा. सो लाइक इकोनॉमिक्स इज अ बिट ऑफ अ कर्स्ड साइंस. इकोनॉमिक्स इज नॉट रॉन्ग, बट इकोनॉमिक्स, जब इकोनॉमिक्स का लोग मजाक उड़ाते हैं, बट करेगा क्या बेचारा, उसको जीडीपी का डेटा 6 महीने के लैग से आता है, 2 क्वार्टर के बाद नंबर आते हैं. तो बेचारे को बिल्कुल, हम तो रियर व्यू में मिरर में देख करके गाड़ी को सामने चला लेते हैं एज ए स्पेक्यूलेटर. बेचारे इकोनॉमिस्ट को तो अपनी गाड़ी की सीट पे बैठ करके स्टीयरिंग व्हील भगवान के भरोसे छोड़नी पड़ती है. वो तो पीछे झांक झांक के देख रहा होता है रोड के अंदर, पीछे के ग्लास में झांक के देखना पड़ता है. द रेटिंग एजेंसी अमंग्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज ओनली the second least cursed entity. The most cursed entities are the economists or economic forecasting agencies. So एक तो ये rating agencies की configurational उनका दुर्भाग्य है, they will be the slowest to come. तो जिस दिन rating agency आकर के कुछ बोल देती है, equity markets के लिए क्या होता है, वो दिन bottom, उस दिन bottom बनेगा, अगले दिन बन जाएगा ना. वो rating agencies को always the market tries to fade. And again, no amount of information, no, just an information coming to the market, you cannot decide in advance always कि उसके आप कोई एल्गो बना दो कि अगर अच्छी खबर आएगी तो मार्केट बढ़ेगा, बुरी खबर आएगी तो घटेगा. A news is only as important to the market as what the market will do with it. But still we must gather news, we must consume news. So more than trying to only know the news, you have to know the context of the markets. And that's how the big market operators make themselves comfortable in the most uncomfortable looking market. So rating agencies are also a publisher.
They are also a journalist, but they are writing for the classes. They are writing for those who subscribe to their rating databases, and central banks use them, the other financial institutions use them, and then the others also consume it. And then when it comes to sovereign rating and all, तो और ज्यादा delayed data आता है, वो 3 क्वार्टर पीछे चलता है. तो जब हाथी निकल जाता है, उसके बाद उसकी पूंछ को पकड़ने का काम है रेटिंग एजेंसी के आंकड़ों को देख करके मार्केट पे मोस्ट ऑफ द टाइम. Sometimes a surprise change comes, but most of the time rating agencies are already required कि वो prior quarters में बता देगा up for a positive review, likely for a positive review. तो फिर वो confirmation आ जाता है. एक तो ये चीज है. Second thing, now again this can be a politically highly debatable, arguable issue, but in every big financial mayhem of the universe, people understand it, जो समझ जाते हैं, कसमसा के रह जाते हैं, खुल के बोल नहीं पाते हैं. कुछ वेल नोन ऑथर्स खुल के भी लिख देते हैं. द क्रिमिनल्स, द फाइनेंशियल माफियोसी that are acting with the greatest irresponsibility and manipulation are the rating agencies. Whether it's happening because politicians are manipulating them, I doubt, or there's a much larger cabal at work. But every big global bankruptcy or a financial mayhem event, you read any descriptives of that on any blog or a book, you will eventually realize the most responsible player and the dirtiest player, the most manipulative player was the rating agency. So apart from कि एक उनका दुर्भाग्य है कि उनको 9 महीने पीछे जाकर के अपना काम करना है और मार्केट 9 महीने आगे की सोचता है, और दूसरा पता नहीं कैसा तंत्र बन चुका है कि ईच एंड एवरी रेटिंग एजेंसी इज मोर और लेस सूनर और लेटर वो छोटे प्लेयर्स को, एसएमईस को, 2-5-10 हजार 15-20 हजार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनियों को साफ सुथरा काम करते हैं. बाकी बहुत the proportion of decisions made by any financial institutions that are suspect are highest for rating agencies than for anybody else. So बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो यार, आप अपने भाव से चलो. सबसे काम की स्टोरी भाव के अंदर आ गई है. रेटिंग एजेंसी बकबक करती है, वो क्या नाम है उसका, सबसे ज्यादा मजाक जिसका उड़ता है रेटिंग एजेंसी का, रुको, टेल मी द नेम्स. मैक्वायरी. ना, मैक्वायरी इज नॉट अ रेटिंग एजेंसी. अरे यार 4 ही तो हैं, S&P, मूडी, फिच, S&P, मूडी, फिच, और एक चौथा जो है उसका नाम ही बड़ा मजाकी है. वो चौथी वाली का बहुत मजाक उड़ता है कि when they come you just fade the market, they are always the slowest. So don't give too much importance to the rating agencies. If you are a short term trader in the markets, you trade the market, you don't trade the rating agency's opinion. If you are a long term investor into debt securities, of course rating agency का जो unanticipated change होगा, entire bond markets can go haywire. So there are a lot of academic papers, arguments on this. Are rating agencies acting, dispensing their responsibilities in an ethical and responsible way? That's a big question mark. पर चक्कर क्या है, जो चल रहा है संसार में चल रहा है, ब्लैक शोल्स मॉडल भी तो चल रहा है, तो रेटिंग एजेंसी से उससे कमती क्रिमिनल है. ब्लैक एंड शोल्स मॉडल इज द बिगेस्ट जोक on the पढ़ा लिखा मानुस on the financial markets. गधा घोड़ा भेड़ सब एक हो गए, नोबेल प्राइज दे दिया उसको. So rating agencies are subtler than that, but of course there are issues with rating agencies. Even bond traders for whom rating agencies outcomes are most important, because if sovereign ratings change, AAA ratings will change, and the risky ratings will change, and the moment quality changes of a issue, उसकी पूरी pricing change हो जाती है. But even in that, market is, see, if there is an incentive for people to peep over the wall, आप छत की मुंडेर पे चढ़ के अगर बाजू के आंगन में झांक लो कि वहां आज भगड़ा क्यों रचा है, तो आप झांकोगे. आज बगल में लड़ाई क्यों हो रही है, कान लगा के सुनना अशिष्ट है, अश्लील है, फिर भी मोहल्ले में क्या चल रहा है खबर लेने के लिए लुक छिप के लोग सुन लेते हैं. So if there is an incentive to grab information, it will be grabbed. So those who are playing for big bucks on the markets, their real job is anticipating the future. Whether they estimate क्या एजेंसी की रेटिंग आने वाली है, or whether they buy that in advance and there's an insider trading, or there's a manipulation, they're all labels. But markets incentivize to speculate. To speculate is to try and estimate the future better than other people. So most of the stuff is already built in.
रेटिंग एजेंसी का रेटिंग जब आता है वो खाली कंफर्मेशन ऑफ द एंटी, बाय ऑन न्यूज सेल ऑन, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज ही होता है. इट्स ओनली रेयरली दैट अ रेटिंग एजेंसी कैन कम आउट विद समथिंग ड्रामेटिक. इट्स ऑलवेज अ स्मूथ ट्रांजिशन प्रोसेस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डन इररिस्पॉन्सिबली. वो हिंदी सिनेमा के इंस्पेक्टर की तरह आती है रेटिंग एजेंसी. सारा कांड होने के बाद 16th रील में रेटिंग एजेंसी आएगी, 16 रील तक आप स्कैम करते रहो. तो रेटिंग एजेंसी को बहुत सीरियसली मैं तो नहीं लेता हूँ. आपको बाकी देख लो. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक यू मस्ट हैव ग्रोन फ्रॉम ग्राउंड जीरो टू वेयर एवर यू आर राइट नाउ, राइट? तो ट्रेडिंग में मतलब लाइक हाउ थिंग्स चेंजेस व्हेन यू ग्रो योर अकाउंट फ्रॉम let's say few lakhs to few crores, and later on like a big size account like 100 crore or 200 crores. तो क्या चेंज होता है? लाइक do you plan to learn about hedging? Do you plan to learn about more techniques कि जिसमें आप अकाउंट सेव कर सको, और यू फॉलो द सेम रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो आप लाइक स्टार्ट ऑफ योर अकाउंट से फॉलो करते आ रहे हो? जो आपने बोला कि मतलब रिस्क फर्स्ट अप्रोच रखो, आइडेंटिफाई करो कि आपको कितना ही लूज करना है, उससे ज्यादा लूज नहीं करना. सो माय अप्रोच इज आल्सो सेम, बट आई जस्ट वांट टू लर्न फ्रॉम यू कि हाउ लाइक प्रोफेशनल्स डील विद स्मॉल मनी वर्सेस अ लार्ज कैपिटल. It's one of the most important questions anybody can ask in markets. It's a very, very critical question. I hope because this space has become already so long and आप एक ही एक बंदे को ज्यादा सुन रहे हो, जो स्पेस का पर्पस से डिफीट हो रहा है. So I'll try to explain this briefly and hopefully sufficiently enough through some simple layman examples. ओके. जब इंसान साइकिल चलाना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो स्कूटर चला लेता है, फिर वो मोटरसाइकिल चला लेता है, फिर वो राजदूत चलाता है, फिर एक दिन उसको पप्पा जी की गाड़ी की चाबी भी मिल जाती है, फिर एक दिन वो ना खुद अच्छे कमाने लगता है तो बड़ी फैंसी वाली गाड़ी ले लेता है, और फिर किसी एक दिन ना दोस्तों के साथ मस्ती मारते मारते टेम्पो या ट्रक भी चला लेता है, फिर किसी दिन वो दमकल भी चला लेता है, और हो सकता है किसी दिन वो पायलट भी बन जाए. तो डिफरेंट व्हीकल्स हैव देयर डिफरेंट एरोडायनामिक्स. द प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी नेवर चेंज. दूसरे को ठोकना नहीं है, दारू पी के गाड़ी चलानी नहीं है, ठीक है, मोबाइल पे बात करते करते कोई सी भी गाड़ी नहीं चलानी है. प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी डू नॉट चेंज एट ऑल. द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द एरोडायनामिक्स ऑफ द साइज, द एरोडायनामिक्स ऑफ द मोमेंटम दैट यू आर हैंडलिंग. So momentum of the market remains the same for a guy on the cycle and for the guy riding an aeroplane, okay? But जब आपके सौदे की साइज बड़ी होती है, वो एक चैलेंज है, और लाइफ में वो भी फेज आएंगे कि आपके अचानक बहुत बड़ी आपकी कैपिटल हो गई और एक बार ऐसा सफाया हो गया तो छोटे से बड़ा बनने में कठिनाई ज्यादा नहीं आती है, एडजस्ट होते जाता है. और जब बड़े से छोटे बनने का कभी लाइफ में दौर आएगा ना, मान लो कोई का, मेरा भी आया है, कई बार आया है, मान लो ऐसा हो जाता है कि शर्ट उतर गई. अब शर्ट उतर गई ना, तब भी ईगो साली ऐसी गंदी चीज है, वो मानने को ही तैयार नहीं है शर्ट उतर गई, और आदमी उसी साइज में खेलता रहता है, तो थोड़े देर में पैंट भी उतर जाती है. फिर भी आदमी नहीं मानता, यार अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई है, थोड़ा ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने, वो टर्मिनल उस दिन स्लो चला, ब्रोकर ने गड़बड़ कर दी, 9:15 की जगह 9:20 पे मशीन चालू की. 100 एक्सक्यूज देने के लिए दिमाग रेडी होता है, क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड ऑफ सक्सेस जब आएगी ना, पहली बार एरोप्लेन जब चलाएगा ना, तो आदमी यही सोचता है मैं तो पैदा ही हुआ हूं इस अधिकार से, मैं स्पेशल पैदा हुआ, भगवान ने मुझे स्पेशल बनाया. बहुत सारे लाले हैं करोल बाग में जो अपने एम्प्लॉइज को ना बिल्कुल रगड़ के रखते हैं. अबे हैं तू तो नौकर है मेरा, ये बोली आपको सुनने मिलेगी. नो, दीज आर पीपल सफरिंग फ्रॉम कि आई एम बोर्न स्पेशल, आई हैव अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट. उस तरह के लोग आगे पीछे अपने पैसे खोते हैं. तो जब तक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, फर्स्ट टाइम बड़ा काम करने के बाद जब उतरोगे थोड़ा नीचे, तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लूज करते करते कोई अपना अंडरवेयर भी खो देता है, वापस जीरो पे पहुंच जाता है. तो हैंडलिंग डिक्रीजिंग साइजेस, हैंडलिंग डिप्लीशन ऑफ योर स्टैंडर्ड्स is a much more important learning phase. But while riding up also, ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त लाइफ में रिस्क मैनेजमेंट के रूल सेम है. जो रिस्क मैनेजमेंट के रूल सस्पेंड कर देगा, वो बड़े से बड़ा आदमी 1 मिनट में छोटा बन जाएगा. तो बचता क्या है? पोजीशन की साइज अगर चेंज हो गई, तो आप किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हो. आप शुरू में बहुत कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ट्रेड कर लेते हो. F&O में एल्केम इंडस्ट्रीज है, एल्केम इंडस्ट्रीज में 1 लाख शेयर का सौदा कर लो, बैंड बजा देगा वो काउंटर तुम्हारा. ऐसे एल्गोज लगे हुए, ऐसी जॉबिंग लगी हुई, तुम्हारे 1 लाख शेयर का सौदा करते के साथ 10 रुपए भाव नीचे दिखाएगा.
बिल्कुल इलिक्विड है, वो खाली फेक वॉल्यूम हो रहा है उसमें। ये सब काउंटर एफ में होने नहीं चाहिए। तो सो द लार्जर अमाउंट्स ऑफ wagers that you will make at the market will make you tend to trade more often in more liquid names, so that कभी जी उठे उठा के एग्जिट ले लो, या आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट लोअर होनी चाहिए। सो द मोर लिक्विड नेम्स दैट यू गो टू, ओनली सम विल बी हैविंग द, अब बहुत छोटी पोजीशन साइज में आप 1 लाख शेयर जी के ट्रेड करने में और 1 लाख शेयर आपके आरबीएल के ट्रेड करने में, और आप 1 लाख शेयर जाके ट्रेड करो किसी स्टेबल स्टॉक में, मान लो आईटीसी में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आरबीएल के 1 लाख शेयर इज इक्वल टू 3 लाख शेयर ऑफ आईटीसी। चलो सबका प्राइस 200-300 के बीच में है। सो नो इंडिविजुअल वॉलेटिलिटीज की चॉइस, लिक्विडिटी की चॉइस, वो दिमाग अपने आप चोट खा खा के समझने लग जाता है कि जैसे माँ बोलती है ना कि बेटा अब तू बड़ा हो गया, तो अब क्या है ना कि निक्कर पहन करके गली में कंचे खेलने का टाइम नहीं है। अब निक्कर पहन के गली में कंचे खेलोगे तो आवारा कहलाओगे, कोई ना कोई कान पे बजाएगा। तो मार्केट आपके कान पे बजा बजा के आपको सिखा देता है अपनी डिफरेंट चेंज साइज को आप कैसे हैंडल करोगे। इट्स ऑल अ गेम ऑफ एडजस्टिंग योरसेल्फ टू द लिक्विडिटी and volatility complex. Risk management rules always remain the same. Okay. And more important part is, ऊपर चढ़ते वक्त हर एक आदमी को लगता है कि मैं मेरी माँ का लाडला हूं, पता नहीं मेरी माँ ने मुझे क्या खा के पैदा किया था। फिर जब नीचे उतरने की टाइम आती है ना, तो वो मोस्ट क्रिटिकल फेज होता है। नीचे शांति से उतर जाओ। नीचे उतरते टाइम अगर ग्रीस्ड, यू नो, द सक्सेस इज लाइक, यू नो, क्लाइंबिंग अप ऑन ए ग्रीस्ड पोल। जब तक खींच पा रहे हो खींच पा रहे हो, जब ग्रीस्ड पोल पे स्लिपे जाएगा ना, तो किसी तरह भिड़ जाऊं, चिपक जाऊं खंबे के, ठुड्डी भिड़ा दूं, क्या पता ठुड्डी भिड़ाने से मैं खंबे पे रह जाऊंगा, वो ठुड्डी टूट जाएगी। उतरने का नीचे टाइम आ रहा, शांति से उतर के बैठ जाओ। और वो भी 2-3 राउंड तक। कोई लोग पिटाई होने के बाद समझते हैं कि भैया डिक्लाइनिंग फेजेस भी आएंगे, एंड यू जस्ट कैनॉट कीप राइडिंग द सेम साइज। लाइक आई टेल यू सिंपल थिंग, लास्ट वीक हम लोग सही चल रहे थे, भैया इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत पैसा बन रहा है, भाड़ में जाइए, निफ्टी का चक्करबाजी नहीं करना है। बैंक निफ्टी के रेंज में ही खेल रही है। बैंक निफ्टी में आउट ऑफ द मनी कॉल ले लो तो डेल्टा कम है, मार्क गामा बहुत कम है, गामा बढ़ेगा तो फायदा हो जाएगा। सारी जस्टिस अपने आप को दे दी। बीएमएल 1200 का 1800 पे भाग रहा है, 1400 1450 था, 1800 हो गया। जी 290 का 350 तक भाग रहा है, और अनशंट स्टॉक्स पे लोडेड था। बाढ़ चूल्हे में पड़ जाए निफ्टी, क्या फर्क पड़ता है। और वो जैसे वो मेल्ट आउट आया ना नीचे, और आपने आईसीआईसीआई बैंक भर लिया बॉटम फिशिंग के चक्कर में, घपाक से 20 रुपया नीचे चली गई, तो क्या करना पड़ा। हमारी ऑफिस में हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। हमने सबका एक गांव जाने का लेवल डिफाइन किया हुआ। मेरा भी एक लेवल है जिसपे मेरे को गांव जाना पड़ता है। गांव जाने का मतलब, बेटा टर्मिनल बंद, 3 दिन शांति से बैठ। ओके। हम लोगों ने ट्रेडिंग सिमुलेटर में रखा हुआ है कि हाथ में खुजली आती रहती है ट्रेडर की, कोई सौदा मारूं तो तू रियल मनी से उठ के अब सिमुलेटर पे खेल। मेरे को भी 3-3 दिन, 4-4 दिन, 6-6 दिन सिमुलेटर पे बैठना पड़ा जब मैं ज्यादा तोड़ देता हूँ। तो एक सर्वाइवल रूल हमने सबने मिलकर क्या डिस्कवर किया कि जब अब आपका कलेजा मुंह में आ गया, आप बर्स्टिंग पॉइंट पे आ गए कि अब तो सिमुलेटर पे बैठना पड़ेगा और सब आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, नकली ट्रेडर नकली ट्रेडर, ये तो डिजिटल पैसे से खेल रहा है, सब खींचते हैं उसकी कि अगली बार बर्स्ट पॉइंट पे नहीं आया आदमी, हद में रहो। तो अगर बर्स्ट पॉइंट के करीब आने लग जाते हैं, पोजीशंस को रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि अब आपके पास रिस्क कैपिटल बहुत कम है। मान लो आपने एक ट्रेडर को दिया था कि एक मंथ में 50 लाख से ज्यादा तोड़ेगा तो तेरे को गांव भेज देंगे। अब उसने 40 तोड़ दिए, उसके पास 10 बचे और ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो अब बची खाली 10 लाख की स्टॉप लॉस, और पोजीशन तो 5 गुना बड़ी हो गई। जितनी जितनी तुम्हारे पास स्टॉप लॉस बची है और तुम ओरिजिनल पोजीशन को संभाल के बैठे हो, तो तुम तो किसी भी एक स्ट्रोक ऑफ लक में साफ हो जाओगे। तो प्रोग्रेसिवली बेस्ड ऑन योर नेटवर्थ ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट, इवन इफ स्टॉप लॉस नहीं भी हिट हुआ है, तो आपको, मैं इस फ्लक्चुएशन को कितनी पोजीशन साइज पे संभाल सकता हूं, मेरा बचा हुआ स्टॉप लॉस इतना ही है। स्टॉप लॉस नहीं भी लगा है तो आप फ्लक्चुएशन कंट्रोल के लिए पोजीशन को प्रून डाउन करो, और उसी तरीके से जब आपकी साइज बड़ी होती जाती है, अंडर ट्रेड मत करो, अब पोजीशन को बढ़ाओ। तो यू हैव, द होल गेम इज योर ओन जजमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी एंड हाउ यू आर building your position size around it. And if your judgment of volatility is not coming right, और volatility और बढ़ती जा रही है, स्टॉक ऊपर भाग रहा है तब भी volatility बढ़ रही है, स्टॉक ऊपर भाग रहा है और volatility फिर भी बढ़ रही है, तो भी बीच बीच में पार्ट प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी। सो सबके अपने अपने तरीके। हमारा सिंपल तरीका ये है
कि कितनी सोफिस्टिकेटेड गाड़ी आपको कोई दे दे, क्रिकेट की टीम बेटा लगान वाली जीतेगी। हेलमेट पहन लेने से और गार्ड लगा लेने से, और आप बहुत सोफिस्टिकेटेड पैड्स पहन लो, और वो आपको इसे नाइकी के एयर शूज या नाइट्रोजन शूज या चांद पे से लाई हुई हवा, चांद पे तो हवा है नहीं, और मंगल ग्रह से लाई हुई हवा भर के जूते बना लो, आप कितना ही सोफिस्टिकेटेड गियर लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट गियर इज योर ओन माइंड। तो if you do not put your own mind, if you do not make your own mind suffer so much of cruelty, of too much complexity, and you keep simple enough ways कि जिसमें आप फटाफट काम कर लो, बैक ऑफ द एनवेलप पे कैलकुलेट कर लो, तो सिंपल इनफ चीज ये है कि भाई आज दिन भर में कितना फ्लक्चुएशन आया तेरी पोजीशन पे, तेरे को अगर 5 लाख रुपए मिले हुए हैं कि तेरे को पूरा सप्ताह उसमें काम चलाना है, और सिंगल डे में बेटा तेरी ₹1,00,000 से ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गई, या स्क्वायर रूट ऑफ टाइम लगा लो, महीने में 25 ट्रेडिंग सेशन होंगे, या समझो अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो, तो तेरी एक सिंगल डे में जितनी फ्लक्चुएशन आ गई, ₹10,00,000 इंट्राडे में तेरा अगर फ्लक्चुएशन आ गया, तो महीने भर के अंदर अंदर तो गारंटीड है बेटा स्टॉप लॉस लगा के साफ हो जाएगा, नौकरी जाएगी। तो सबको अपने थंब रूल्स डेवलप करेंगे, और वो ओवर ए टाइम डेवलप हो जाते हैं। Okay. Got it. Your whole idea is to seek only that level of fluctuation that you can handle. सिंपल भाषा में समझो, कोई को ना माँ बाप की पसंद की हुई सीधी सादी लड़की चाहिए होती है, भैया मैं इसके नाच नखरे उठा पाऊंगा, कोई बोले मेरे को तो पटाखा ही चाहिए, ठीक है, और कोई कोई के दम पे सर पे पटाखे की भी जगह ऐसा बड़ा बवाल आ जाता है, तो जब नहीं संभल सकती तो वो से राम राम कर लेता है, बोले भाई देख ले तू तेरा, मैं मेरा देख लेता हूँ। तो वैसे ही सौदे का है, आपने सोचा था मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, माँ बाबूजी दादाजी साथ में गए थे, बड़े शरीफ घर की गांव से लड़की लाके दी है, पर अब उसने बवाल मचाना शुरू कर दिया, धमाल मचाना शुरू कर दिया, आपसे नहीं संभलती है, कम कर दो पोजीशन, कम बात करो उससे, जितना झेल सकते हो उतना ही झेलो, जहाँ झेल बढ़ जाए वहां उठ के भागो। So if topic today was market psychology, and most of the young people on social media are obsessed about learning the market or learning market skills better. So let me share what I've learned about this whole idea of learning itself. So say the first stage in any learning evolution is a person who's not even aware what he does not know. Such a person is an ignorant person. जिसको ये ही नहीं पता है कि मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है, और उस तरह के लोग आपको ट्विटर पे कभी ट्रोल करते हुए नजर आएंगे, कभी किसी की टांग खींचते हुए नजर आ जाएंगे, और हो सकता है बाद में रियलाइज करेंगे गलत वाली टांग खींच दी उसने। तो दोज हु डू नॉट नो व्हाट दे नीड टू नो आर द इग्नोरेंट। देन ए पर्सन ग्रोज मोर मेंटली, एंड ए पर्सन हु नोज कि मुझे ये चीजें नहीं पता है, that person has moved from a stage of ignorance to curiosity. So like Harsh Dixit ट्रेंडोनॉमिक्स के हैंडल से yesterday was attributing unnecessarily to me कि ये मेरे से इंस्पायर्ड होकर इलियट वेव सीखा। You only got aware about Elliott waves because you observed me and you realized कि you do not know this, so you became curious to learn it, and that's how you learned it. You didn't learn it because of me. You learned it because of yourself, because you became curious. आपने ये मंजूर कर लिया कि ये चीज मुझे नहीं आती है। Now the next stage of evolution in learning is that a person knows what he knows. First thing is a person does not know what he doesn't know. Then the second stage is a person knows what he doesn't know and hence he's called curious. और फिर एक पॉइंट आता है जब वो इंसान स्किल्ड हो जाता है, that he knows what he knows. तो गाड़ी चलाना जब हम सीखते हैं, जिसको लर्नर लाइसेंस मिलता है, लर्नर लाइसेंस वाला बंदा 7-8-10 दिन में सीख जाता है क्लच को क्यों दबाते हैं, कैसे दबाते हैं, रोड साइंस क्या हैं। बट दोज हु नो व्हाट दे नो आर ओनली गुड फॉर अ लर्नर लाइसेंस। दे आर स्टिल, स्किल है पर एमेच्योर है। So what is the difference between the amateur and the pro? What is the real difference between amateur and the pro? The same ladder that I've been describing. Those who do not know what they don't know are ignorant. Those who know what they don't know are curious. Those who know what they know are skilled but amateurs.
So who's the professional? Who's the professional? The professional is that person who does not know what he knows. जब आप स्विम करते हो, अब पैर चलाऊं, अब हाथ चलाऊं, अब पैर चलाऊं, अब हाथ चलाऊं, इतना सोचते नहीं हो ना, तैरते चले जाते हो। अच्छा क्रिकेट खेलना सीख गए हो और उतना उस स्प्लिट सेकंड में जब बॉल आ रही है, उतना सोचने का अवसर कहाँ है कि पैर बाहर निकाल के मारूं कि पैर पीछे लेके बैक फुट पे खेलूं, फ्रंट फुट पे खेलूं, डक करूं। यू प्ले विद योर इम्पल्स। सो व्हाट आर दीज स्टेट्स ऑफ द माइंड? जिसके कॉन्शियस माइंड में ये चीज ही नहीं आई है कि क्या सीखा जा सकता है, उसका कॉन्शियस माइंड इग्नोरेंट है। जिसके कॉन्शियस माइंड में ये चीज आ गई है कि भैया ये चीज मुझे नहीं आती, मुझे सीखनी है, तो वो क्यूरियस हो गया। जिसके कॉन्शियस माइंड में वो चीज आ गई जिसके बारे में वो क्यूरियस था और सीखना चाहता था, तो ही इज कॉन्शियसली स्किल्ड। बट आफ्टर बीइंग स्किल्ड फॉर a decent amount of time and keeping on doing it so many times, now his skill moves from his conscious mind to the back of his mind, deep into his subconscious. So those who do not even remember what they know are the people with the evolved, refined, polished, controlled, reined in intuition, intellect, and wisdom. So expertise, जो बोलते हैं ना, अभ्यास करने से एक्सपर्टीज आएगा। अभ्यास करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो देन यू विल बी ए सबकॉन्शियस, यू नो व्हाट यू नो विल बिकम पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस। सो अभ्यास तो डेफिनेटली है ही एक रास्ता, पर अभ्यास को भी रफ्तार से कर लिया जाए। हाउ डू यू कंप्रेस द टाइम? as you know, it's said that for any complex skill it can take usually up to 10,000 hours of repeatedly doing it for it to become your second nature. मार्केट को आत्मसात करने के लिए, मार्केट के साथ एक रिदम लाने के लिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, वॉटेवर है, वो 10,000 घंटे का तो मतलब भैया 15-20 साल निकल जाएंगे आपकी लाइफ के। 365 दिन साल में 250 दिन अगर मार्केट को देखोगे और रेगुलरली देखोगे तो 250 इंटू 40 साल निकल जाएंगे। करियर के रिटायरमेंट के टाइम पर आप इसको सीखोगे, तो फिर हाउ डू यू एक्सपेडाइट दीज 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस that make you graduated from just a skilled person to a professional? I can share what has worked for me. Some of you might laugh a lot. Some of you might say कि अंकल जी आपकी तो उम्र वक्त से पहले हो गई, बट ये गुरुओं से भी सीखा, उसको अनुभव भी करके सीखा। Our conscious mind, for very good reasons, for the survival of mankind, our conscious mind over 10,000, 20,000, 50,000 years of evolution has become more like a quantum computing device. ये constantly flux के state में रहता है। जैसे कंप्यूटर में रैम होती है, तो रैम तो फिक्स्ड रैम होती है। एकदम वॉलेटाइल और फ्लक्चुएटिंग रैम होगी तो लिमिटेड हार्डवेयर के अंदर भी बहुत सारा डेटा स्प्लिट सेकंड्स में रैम को क्रॉस कर सकेगा। जैसे फ्लैश रैम्स आ गई, फ्लैश रैम्स के आगे भी अब और आएंगी, बाद में बायोलॉजिकल रैम्स भी आएंगी। organisms will be converted into computing devices. So our mind is in a constant state of flux. बहुत सारी रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह जंप करता रहता है माइंड। तो जितना ज्यादा जंपिंग कॉन्शियस माइंड है वो हमारे फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि बॉडी का जो वेट है उसके हिसाब से वो ब्रेन 150 ग्राम की लग सकती है बॉडी में। उससे ज्यादा हैवी ब्रेन डालेंगे, ब्रेन में सिर्फ शुगर डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ब्रेन इज मेड ऑफ प्योर प्रोटीन। ब्रेन का बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिवाइड भी है, ब्रेन बॉडी अल्कोहल स्प्लिट इज देयर, वेरी वेरी यूनिक डायनामिक्स ऑफ द ब्रेन। सो देयर इज अ गुड रीजन फॉर विच आवर कॉन्शियस माइंड इज द वे इट इज, कि इतना फास्ट मन की गति बिजली की भी गति से ज्यादा है। पर अगर हम इसको पीरियोडिकली कॉन्शियस माइंड को साइलेंट कर सकें, we don't have to do it throughout the whole day. So this process called meditation, where you stop all your thoughts or as much as possible. There are many ways to learn meditation very quickly. You can just Google it. बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। And the simplest meditation, कोई से बैठ के वो सब प्राणायाम नहीं हो रहा है, एक्चुअली बहुत आसान है। करने लगोगे तो 2 दिन में 3 दिन में मेडिटेटिव स्टेट्स आने लगेगी।
not just for trading, but I think for achieving excellence at any field in life. जो कहते हैं ना हमारा अपना दिमाग हमारा शत्रु है, वो उसका मतलब यही है कि our conscious mind is so hyperactive that all our judgmental behavior, लोग बोलते हैं ना दोस्तों को जज मत किया कर यार, प्यार कर जज मत कर, प्यार दिल से होता है, दिल से क्या सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो ट्रेडिंग करते वक्त भी जब आपको जजमेंट्स आएंगे, अरे ये रास्ता ठीक तो नहीं है, मैं लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, और आप एकदम स्पीड में चल रहे थे हाईवे पे और ज्यादा सोच में पड़ गए, गाड़ी उतर गई आपकी पगडंडी पे और जाके पेड़ में भिड़ गई। सो हाई स्पीड ड्राइविंग, contestable sports, even romance, war, everything is fought best, achieved best when most of the time you're operating from your subconscious mind. So, but the conscious mind is required for being discreet. मैं इस दुकान से खरीदूं, उस दुकान से खरीदूं, मैं आज ये वाली शर्ट पहनूं, मैं वो वाली शर्ट पहनूं। तो ट्रांजैक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए आपको कॉन्शियस माइंड जरूरी हो रहेगा। बट इफ वी कैन लर्न टू प्रैक्टिस ए कंट्रोल ओवर इट बाय रेगुलरली मेडिटेटिंग इन whichever way we want, whichever way suits us, whichever way feels sexy to do, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, चाहे आप दिन भर में आधा घंटा निकाल सको, 15 मिनट निकाल सको, कोई 2 घंटा निकालेगा तो और बेटर है। जो भी जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे करो, इफ यू कैन रेगुलरली मेडिटेट, यू वुड हैव स्टार्टेड सबकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग, you would have started programming your subconscious to subconsciously calm down your conscious mind. So during stages of excellence, when you're playing music or you are doing anything that requires excellence, requires you to be not there. Some spiritual people will say this thing, the sign of a spiritual evolution is you have cut yourselves out. Cutting yourselves out, ये शब्दों का खेल है। Cutting yourselves out is silence and calm down your conscious mind. जो बोलते हैं ना, कुछ ट्रेडर्स का अंदर से दिल बोलता है, वो दिल क्या बोलता है, जैसा भी जो मार्केट चल रहा है वो मैकेनिकली चलते जाता है। तो दिस मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ योर subconscious skills is what will make you an expert. Some people are gifted to be born with that kind of a temperament and they become big successful market stories much early in life. Some keep on taking a longer time. But I think जो बोलते हैं ना, इमोशनल मत होना, जजमेंटल मत होना, सारे मार्केट के फसाद की जड़ है इनडिसिप्लिन्ड हो जाना। ये इनडिसिप्लिन कहां से आती है? इनडिसिप्लिन कम्स, जानवर तो इनडिसिप्लिन होगा नहीं, उसको एक बार खूंटे से बांधने के अपने हैबिट डाल दी, गाय गोधूली वेला में अपने आप घर आ जाएगी वापस। किसान नहीं भी हो, गाय अपने आप अपने खूंटे पे वापस चली जाएगी। तो इनडिसिप्लिन वही होता है जिसके पास इमेजिनेशन की क्षमता है। समुंदर में वही डूबता है जो अपने आप को बहुत अच्छा तैराक समझता है। तो जो अनट्रेन्ड माइंड, अनट्रेन्ड अनरिस्ट्रेन्ड माइंड, so those who have not learned the art and science of keeping their mind काम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, कि एकदम अभी मेरे को थॉटलेस हो जाना है, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं मार्केट पे, तो ये कुछ लोगों को लाइफ में नेचुरल गिफ्ट मिल जाता है। फिर बाकी लोगों को इस गूगल की एज में और ये ट्विटर की स्पेसेस की एज में, मेरे को भी किसी से जानने मिला, मैंने भी उसको लगाया जीवन में, हर चीज के परिणाम बेहतर हो गए। सो इफ यू विल प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अ रेगुलर वे, एनी प्रोफेशन you are into, you will start moving closer to the state of excellence much faster, because you have been coding now your subconscious mind कि बिना सोचे समझे कि जब भी अब हाई स्ट्रेस हाई स्पीड डिसीजन मेकिंग का टाइम आ रहा है, your subconscious mind will automatically take over and give छुट्टी to the conscious mind. This, and in the business of trading, this is all the more much more important, because of all professions in the world, business of trading is the instant feedback business. आपने लिया है या बेचा है, तुरंत अगला जो भी भाव आएगा उसमें तुरंत मैं आई एम रॉन्ग, आई एम राइट, आई एम रॉन्ग, आई एम राइट, आई एम रॉन्ग, आई एम राइट। सो ट्रेडिंग इज एन इंस्टेंट फीडबैक बिजनेस, एंड एनी बिजनेस विद फीडबैक, सारे बिजनेसेस में फीडबैक है, कुछ में बहुत स्लो है तो इसलिए वहां महसूस नहीं होता है। सो द इम्पैक्ट ऑफ acquiring a subconscious skill to calm down your mind can be attained by doing, calm down your mind is not just to not feel stress, but जो आपके सिद्धांत है, जो आपके ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स है, जो आपके इंडिकेटर्स हैं, जो आपके टूल्स हैं,
जो बिना किसी आपकी हेजिटेशन के वो स्मूथली चले। जब नया कच्चा ड्राइवर होता है लर्नर लाइसेंस वाला, बहुत हेजिटेट कर करके चलाता है चारों तरफ देख देख के। जब वो अभ्यस्त हो जाता है तो उसको जरा सा भी टेंशन नहीं होता है, सामने से ट्रक आ रहा है और रियर व्यू मिरर में भी मेरे को देखना है, साइड व्यू मिरर में भी देखना है। अब कोई गाड़ी चलाते वक्त बीच में कोई बोल रहा है, एकदम कच्चा ड्राइवर शुरू में रहता है, अरे यार तुम सारे शांति से बैठ जाओ, पड़दम क्यों मचा रहे हो, मेरी गाड़ी भिड़वाओगे क्या। ऐसे दोस्तों को शुरू में बोलते हैं जब कच्ची कच्ची ड्राइविंग कर रहे होते हो। तो सेम वे ट्रेडिंग भी है, सेम वे नेविगेटिंग थ्रू एनी हाई स्पीड डिसीजन मेकिंग सिस्टम requires you to actually operate from your subconscious mind, and to calm down your conscious mind without doing practice for it away from that activity is never easy. So only some rare few people who are gifted from birth or through early boyhood or girlhood a personality to be able to switch into the subconscious state of activity, वो करोड़ में से एक दो लोग हैं। तो बाकी लोगों को, और अगर आपको ये सब प्राणायाम लगता है फालतू बकवास बातें, तो मैं एक और बात बताता हूँ जो और बकवास लगेगी और और ज्यादा पावरफुल मेडिटेशन है, और वो आप उसको कहीं पे भी कर सकते हो। यू नो, यू कैन शट योर आईज इवन वाइल बीइंग ड्रिवन अराउंड, और 15 मिनट की राइड है, ओला में बैठे हो, आंख बंद करके आप जो आपका फेवरेट भगवान है, आप उसका नाम लगातार बार बार सी यू, थॉटलेसनेस, जीरो थॉट्स इज एन आइडियल स्टेट, वो योगी का स्टेट है, वो बहुत बड़ा एस्पिरेशन है। पर अगर आप किसी एक चीज पर भी अपना ध्यान लगातार कंसंट्रेट कर सको, तो यू नो, इन द यूनिवर्स ऑफ द माइंड स्पेस 1 इज एज गुड एज 0। किसी भी एक चीज पे आपने अपना माइंड फोकस कर दिया तो बाकी की जो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग जो स्ट्रीम ऑफ थॉट्स आती है वो साइलेंट हो जाएगी, एंड दैट इटसेल्फ विल विद इन नो टाइम स्टार्ट मेकिंग यू टू बी अ मच मोर ऑब्जर्वेंट पर्सन, जो बिना हेजिटेशन के फटाफट फैसले लेता है। अगर कभी ऐसा स्टेट भी आ गया कि 0 थॉट्स आ गए, वो तो किसी किसी रेयर योगी के आते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेडिटेशनल प्रोसेसेस है, या तो आपको बोलेंगे अपने सांस पे ध्यान दो, तो कंटिन्यूअसली अपनी सांस को ही देखते रहो। वो अगर टफ है तो आप अपने किसी भी भगवान का नाम लो, आप चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड का भी नाम ले सकते हो, पर जिन चीजों से डिजायर, लस्ट आएगी, क्रेविंग आएगी, उनको ही दिन भर याद करोगे तो कमजोर हो जाओगे। इसलिए भगवान के सामने सरेंडर होना आसान है, भाई भगवान तो भगवान है, उससे क्या बहस करें, उससे क्या भिड़े। तो आई थिंक यू नो, दो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन टू लॉन्ग अ वे, बट दोज हु विल ट्राई दिस, आई विल टेक अ बेट, जो भी इसको कोशिश करेगा 2-4 दिन भी, आई टेक अ बेट यू विल कम बैक एंड से बॉस, ये बात तो हमेशा से पता थी पर आपने इतना जोर देके बोला और गजब का मजा आ गया इसमें, तो बहुत फायदा हो रहा है, आजमा के देख लो। एक्सेप्ट फॉर हाफ एन आवर ऑफ योर टाइम फॉर 4-5 days, यू आर गोइंग टू लूज नथिंग। सर 2 बुक्स तो आपने ऑलरेडी आज हम लोगों को बताई ही हैं, एक और हो जाए तो 3 तिगड़ा काम तगड़ा हो जाए, जो साइकोलॉजी और मेडिटेशन के लिए हो। किताबों का कोई एंड नहीं है बॉस, किताबों का कोई एंड नहीं है, बियॉन्ड ए पॉइंट कितनी किताब पढ़ लो, क्या कोई लिमिट ही नहीं है। द मोर यू रीड द बेटर इट इज। बिल्कुल सर, बट कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि आखिर सपना तो ये ना कि एक दिन आपके जितनी नॉलेज हो जाए। किताब किस सब्जेक्ट पे, किस सब्जेक्ट पे? वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट साइकोलॉजी, तो फिर एक इस पे हो जाए। मार्केट साइकोलॉजी पे तो इनको 2-3 बताई मैंने। किताब को छोड़ो, मैं आपको एटम बम दे रहा हूँ मार्केट साइकोलॉजी का। यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर ओन वे, and you means your conscious mind, and the only way to silence the conscious mind and learn to control it is by regularly every day finding some time for meditation. किताब पढ़ के तो आपको बुद्धि का विलास होगा, किताब पढ़ के गुदगुदी आएगी, अच्छी अच्छी बातें सुन ली, गुदगुदी आ रही है। अब गुदगुदी लेने के बजाय उसको शांत करो ना। किताब पढ़ के अपने आप को गुदगुदाते ही रहोगे, उसमें से कुछ किताब का निचोड़ दे रहा हूं आपको। सैकड़ों किताबों का ये निचोड़ है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आप खुद हो, और आपका मतलब है आपका कॉन्शियस माइंड। आपका विजडम आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिसाइड करता है, आपके कॉन्शियस माइंड में मियरली इंटेलेक्ट है, और उसको शांत करने का अभ्यास करो। आपको कृष्णा कृष्णा बोलने में लगता है नहीं नहीं यार, रिलीजन एंड ऑल इज फेक, तो आप रिलायंस करो, निफ्टी करो, आधा घंटा निफ्टी का नाम जपो। ट्रस्ट मी दिस इज वर्थ मोर देन अ फ्यू 100 बुक्स। कोशिश करके देख लो। थैंक यू सो मच हमारे साथ बन जाने के लिए सर।